हेलो बच्चों, आज मैं लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ आपके लिए डायमेंशनल एनालिसिस का। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ लिया था। सामने कुछ लिस्ट है, इसे आप देख सकते हो। आज हम और कुछ आगे की इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। ये छोड़ दी तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। अभी मैं तुम्हें थोड़ा पिछले लेक्चर का ओवरव्यू देता हूँ कि हमने करा क्या था। देखो, हमने बात करी थी कि हमारी जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो फंडामेंटल से मिलकर बनती है, और जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाते हैं तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की कुछ पावर आ जाती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूला में। समझ में नहीं आया? अभी समझता। देखो, स्पीड सबको पता है, एक क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। मिलके किससे बनती है? डिस्टेंस और टाइम से। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब दोनों डिस्टेंस और टाइम हमारी क्या है? क्या है बेटा? दोनों हमारी क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। डिस्टेंस को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब देखो, जब हमने ये फॉर्मूला बनाया और हम इस टाइम को ऊपर लेके जाए, हम एक ऐसे कंसीडर करते हैं कि एक ही लाइन में सारा आ जाए, है ना। हम फ्रैक्शनल नहीं लेते, ठीक है। इस टाइम को भी हम ऊपर लेके आएंगे। तो जब हम इस टाइम को ऊपर लेके आएंगे तो टाइम को एक नेगेटिव पावर मिल जाएगी, एल टी माइनस वन हो जाएगा ये, है ना। ये सबको पता होगा कि जब भी डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर हम कोई चीज लेके आते हैं तो उसको हम एक नेगेटिव पावर देते हैं। तो हमने क्या करा, टाइम ऊपर आया तो टी माइनस वन कर दिया। अब इसे हमने स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। देखो क्या हुआ, जब हमने कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनाई उसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को कुछ पावर मिल गई, जैसे एल की पावर वन, टी की पावर माइनस वन। इन्हीं पावर्स को हम बोलते हैं डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो पूरा फॉर्मूला बनता है, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं हमेशा, इसे हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ऐसे ही करके हमें जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे सिलेबस में, पूरी 11th 12th सारी फिजिकल क्वांटिटीज, सबके हमें डायमेंशनल फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। जेई में भी डायरेक्ट आ जाता है कि इसकी डायमेंशन बता दो, उसकी डायमेंशन बता दो, और आप इसको 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो अगर आपको आता है तो, ठीक है। सो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। आज हम जो हमने कल नहीं करी थी फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ इंपॉर्टेंट वाली, थोड़ी टफ वाली, क्लास 12th वाली, है ना, वो हम करेंगे। तो प्लीज आप इसे नोट करना है तो कर लो, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर तो क्या पता तुमने देखा नहीं होगा, है ना। तो इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पावर से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ठीक है आज। अब देखो, पावर क्या होता है? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर हम ऐसे लिखूं ऐसे, तो पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क की डायमेंशन हमने पिछले लेक्चर में निकाली थी। जिसने नहीं देखा, मैं प्लीज हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि आप पिछले लेक्चर देखने के बाद ही इसे देखिए, वरना सब कुछ बाउंसर जाएगा और आप ऐसे नीचे झुक भी नहीं पाओगे, है ना। तो पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन की डायमेंशन क्या होती है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये हमने निकाल रखी है, हम दोबारा नहीं बता सकते, है ना। अपॉन टाइम की डायमेंशन क्या होती है? टी ही होती है। तो ये क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। पहले से ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक और माइनस वन आ जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। ये आ गई डायमेंशन हमारे पावर की, ठीक है। सो पावर की डायमेंशन अगर कोई पूछे तुमसे तो तुम क्या बोलोगे? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ठीक है। तो इसे नोट करो, हम आगे और डायमेंशंस पढ़ते हैं। बस यही करना है यार, सारे फॉर्मूलेस देखने हैं, सबकी डायमेंशन निकालनी है, याद करनी है, बस छुट्टी। यही आता है डायमेंशन एनालिसिस में। और बाकी एक दो टॉपिक्स और हैं, वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो इसे नोट करो फटाफट। अब देखो, ये चार फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे पास: सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, फोर्स ग्रेडियंट और हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट। इन सब की डायमेंशन होती है क्या? फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो क्या होता है? फोर्स की डायमेंशन पता है ना? कमेंट करो। फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू। ये बेटा याद रखनी है ना। अब ये मत बोलना कि ये कहाँ से आ गया, लास्ट लेक्चर में तुम्हें पढ़ा रखा है, ये जाके देख लो अगर नहीं पढ़ा तो। सो ये क्या होता है हमारा? फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब L से L तो कट गया, क्या बचा? एम टी माइनस टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये डायमेंशन है। सो कभी भी सरफेस टेंशन आ जाए, सरफेस एनर्जी आ जाए, फोर्स ग्रेडियंट या स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाए, तो आप डायमेंशन टिक कर देना। क्या? एल एम टी माइनस टू, है ना। अब थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ तुम्हें कि मैं सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस एनर्जी क्या होता है, फोर्स ग्रेडियंट और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। आपने आजकल इंस्टाग्राम में चैलेंज देखा होगा एक, जिसमें पानी का ग्लास होता है, उसमें ना टोटी से पानी भरना होता है, टैप से पानी भरना होता है, तब जब तक पानी गिर नहीं जाता, और जिसने पानी गिरा दिया वो हार जाता है ना। सो क्या होता है, जब ग्लास हमारा ऊपर तक भर जाता है, ऊपर तक ग्लास भर गया, फिर भी पानी उसमें थोड़ा सा आ जाता है, क्या होता है? पानी ऐसे से शेप ले लेता है,
ऐसे एक कर्व शेप लेता है, ऐसे करके ग्लास के ऊपर भी ना ऐसे कर्व शेप लेता है। ये ग्लास है ना मेरा, भर गया, ऊपर ऐसे ना कर्व शेप लेता है हमारा पानी कुछ, है ना। सो एक कर्व स्पेस शेप जो आई है वो क्यों आई है, यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्सेस होंगे, उन्हीं की वजह से तो यहाँ पे शेप अटेन कर पा रहा है ना हमारे पास वाटर अपनी, वरना तो उसे गिर जाना चाहिए। तो कोई ना कोई फोर्स रहते हैं इस सरफेस में जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है या कोई भी लिक्विड है वो ऐसी शेप ले पा रहा है। ठीक है, पहली बात ये कि यहाँ पे भी कोई ना कोई फोर्स अवेलेबल है। ठीक है, दूसरी चीज क्या, यही जो फोर्स है पर यूनिट लेंथ उसको हम बोलते हैं हमारी सरफेस टेंशन। सो वाटर की सरफेस में या किसी भी लिक्विड के सरफेस में जो फोर्स होता है पर यूनिट लेंथ उसको हम बोलते हैं हमारा सरफेस टेंशन। डिटेल में आप फ्लूइड्स में पढ़ोगे, अभी सिर्फ बेसिक पढ़ना है। ठीक है, सरफेस एनर्जी भी हम आगे पढ़ेंगे। फोर्स ग्रेडियंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बता दिया था, फोर्स ग्रेडियंट क्या होता है बताया था। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप अगर लेंथ से डिवाइड कर दो तो हम फिजिक्स में बोलते हैं कि हमने उसका ग्रेडियंट निकाल दिया। जैसे कि वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी अपॉन लेंथ, है ना। एक्सेलरेशन ग्रेडियंट मतलब एक्सेलरेशन अपॉन लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल अपॉन लेंथ। ये मैंने आपको क्या होमवर्क भी दिया था, आज करेंगे इसे आगे सॉल्व। ठीक है, चलो अब उसके बाद आता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये आपके पास सिलेबस में बहुत ही जल्दी आने वाला है, 1-2 चैप्टर 3 चैप्टर के बाद आ जाएगा, है ना। अब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, ये आपने शायद बचपन में क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जब भी हम स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हैं या स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं, स्प्रिंग पे हम का फोर्स लगाते हैं वो हम पे लगाता है स्प्रिंग को। जब ये हमारा नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, और जब हम इसे स्ट्रेच कर देते हैं कुछ x डिस्टेंस दूर, ठीक है, तो ये स्प्रिंग जो होता है वो अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आने के लिए हम पे एक फोर्स लगाता है F दैट इज इक्वल टू kx। ठीक है, ये हमारे स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो k है दैट इज अवर स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या है हमारे पास, ये स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या है, फोर्स बराबर kx। ठीक है, हमें k की डायमेंशन निकालनी है स्प्रिंग कांस्टेंट की, तो k क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्स पर यूनिट x। ठीक है, अब फोर्स की डायमेंशन mlt-2 अपॉन x की डायमेंशन। x है क्या एक्चुअल में, लेंथ ही तो है ना, कि कितने लेंथ आगे चले गया, कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर आपने उसे आगे खींच दिया, है क्या, ऑब्वियसली बात है लेंथ ही है ना। सो x का हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ। अब इस l से l कट गया, mt-2 आ गया। अब या तो आप ये पूरा फॉर्मूला लगा के mt-2 निकालो, और या आप सिर्फ याद कर लो एक बार कि सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, फोर्स ग्रेडियंट, स्प्रिंग कांस्टेंट सबकी डायमेंशन होती है mt-2। ठीक है, क्या होती है mt-2। देखो मेरे को भी याद हो गया अभी तक, है ना, तो तुम भी जितनी बार मैंने बोला उतनी बार बोला होगा तुमने मेरे साथ साथ या लिखा होगा, तो तुम्हें भी याद हो गया होगा। ठीक है, तो चलो ये कुछ हमारे पास और डायमेंशंस है, इसके तुम फॉर्मूले नोट कर रहे हैं, करो। अब मैं तुम्हारे पास फिर आगे और डायमेंशंस लेके आता हूँ, इसे फटाफट नोट कर लो तुम। अब देखो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये सारी डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस मतलब क्या, इनकी डायमेंशन अगर आपसे कोई पूछे तो वो होगी m0 l0 t0, है ना, कि कोई भी डायमेंशन नहीं है इन फिजिकल क्वांटिटीज की। डायमेंशनलेस मतलब ये होता है। अब देखो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज देख के आपका सर चकरा रहा होगा कि ये होता क्या है। होता क्या है, वो चीजें ना जब आप इन चीजों के बारे में पढ़ोगे अलग अलग चैप्टर में, जैसे रिलेटिव परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये सारी चीजें आपके पास क्लास 12th में आएगी। ये पॉइसन रेशियो, स्ट्रेन आपके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आएगा, है ना। तो जब आप वो चैप्टर पढ़ोगे तो आपको इन सब के बारे में क्रिस्टल क्लियर आइडिया मिल जाएगा। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये सारे डायमेंशनलेस होते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें जो मैं आपको समझा पाऊँ अभी के जितना आपको ज्ञान है उसके हिसाब से वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, है ना। क्योंकि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो मैं तुम्हें भी समझाऊंगा भी ना तो तुम्हें समझ भी नहीं आएगी, जो तुम्हें समझ में आ सकती है वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो पहले हम स्ट्रेन की बात करते हैं क्योंकि ये तुम समझ सकते हो। जैसे हमारे पास कोई एक लंबी सी रॉड है, लोहे की मान लो, स्टील की मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। इस पे मैं जब फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रेच होगी, है ना, अपनी इनिशियल लेंथ से कुछ खिंच के ऐसी हो जाएगी, है ना, कुछ खिंच के ऐसी हो जाएगी। सो स्ट्रेन हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ। यहाँ पे डेल्टा एल, कितना लेंथ चेंज हुई, है ना। पहले कुछ सपोज लेंथ एल थी, ठीक है, कैपिटल एल बोल दो से, कैपिटल एल थी, अब वो कैपिटल एल से इतनी बढ़ गई, ठीक है, डेल्टा एल टाइम्स बढ़ गई। सो स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। अब देखो चेंज इन लेंथ की डायमेंशन भी तो लेंथ की ही डायमेंशन होगी, है ना,
चेंज इन लेंथ किसमें वैसे करोगे आप, मीटर में कितना बढ़ गया, कितने मीटर बढ़ गया, है क्या, लेंथ ही है, और नीचे तो लेंथ है ही। सो स्ट्रेन क्या होता है, लेंथ अपॉन लेंथ। इसकी डायमेंशन आप निकालो तो L बाय L, L से L कट गया, कितना डायमेंशन आई, 1 भी बोल सकते हो, या तो M0 L0 T0 ये बोल सकते हो, ठीक है। सो स्ट्रेन आपको पता चल सकता है। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है, म्यू बराबर C बाय V होता है, ठीक है, म्यू बराबर C बाय V होता है। दोनों क्या है, स्पीड है, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, V क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सॉरी, C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और V है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो C क्या होता है हमारे पास, C की डायमेंशन अगर आप निकालो तो क्या होगा, LT-1 अपॉन V की भी हमारे पास होगी LT-1 ही, ये कट गया, कितना आ गया 1, 0 नहीं बनाएगा 1, है ना। वैसी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रिलेटिव परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, एंगल, सॉलिड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये सारे हमारे पास डायमेंशनलेस है। एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि डायमेंशनलेस होते हैं। एंगल क्या होती है, एंगल होता क्या है, आर्क लेंथ बाय रेडियस। अब आर्क लेंथ आप किस में मेजर करते हो, लेंथ में, और रेडियस भी आप लेंथ में, L से L कट गया, कितना बचा L0, ओके। सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, एरिया अपॉन आर स्क्वायर, है ना। एरिया किसमें मेजर करते हो आप, मीटर स्क्वायर में, या इसे आप लेंथ का स्क्वायर बोल सकते हो। रेडियस आप लेंथ में मेजर करते हो, उसका हमने स्क्वायर करा था, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, बचा L0 या 1 भी आप बोल सकते हो, है ना। सो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना यार बेटा। अभी मैं तुम्हें ना समझाना चाहूँ भी ना, फिर भी नहीं समझा पाऊँ, क्योंकि तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सिलेबस राइट नाउ। अभी आप ये सब चीजें समझने बैठ गए ना, तो आपको 2, 4, 5, 6 महीने भी लग जाएंगे ना, फिर भी आप डायमेंशनल एनालिसिस करते रह जाओगे। क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस में सारे 11th 12th के टॉपिक्स आते हैं, उनका नाम आता है ना। जो आपने पूरे 2 साल में पढ़ना है वो इस एक चैप्टर में दे रखा है, सिर्फ नाम उसका, है ना, सिर्फ नाम करें। सो चुपचाप से सिर्फ इनके नाम पढ़ लो, जितना बोला जाए उतना करो। डीप में घुसोगे तो घुसते ही रह जाओगे, फिर यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है, ठीक है। सो इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ डायमेंशन लेके आता हूँ आपके लिए। अब देखो, अब हमें बात करनी है कुछ इंपॉर्टेंट कांस्टेंट्स की, उनकी डायमेंशन हमें निकालनी है। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है अगर कि कांस्टेंट तो डायमेंशनलेस होते हैं, तो उस ख्याल को भी दिमाग से पकड़ो और बाहर फेंक दो, ठीक है। क्योंकि डायमेंशंस हो सकती है किसी कांस्टेंट की, है ना, ऐसे कांस्टेंट्स हमारे पास अवेलेबल है दैट हैव डायमेंशंस, उसे हम बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। अभी बताऊंगा उसके बारे में थोड़ी देर में, ठीक है। पहले तो मैंने निकालना देखो। सो पहला आता है हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आपने कहीं ना कहीं क्लास 9 10th में सुना होगा, है ना, कि जब भी हम फोर्स निकालते हैं किसी भी दो बॉडीज के बीच में, उसका एक का मास m1 एक का मास m2, फोर्स होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये पढ़ा है तुमने, एक बॉडी है जिसका मास m1 है, ये दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन है r। सो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब अगर तुम्हें G की वैल्यू निकालनी है या G की डायमेंशन निकालनी है तो कैसे करोगे, ये होता है हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, इसी की डायमेंशन पूछी है। अगर अच्छे बच्चे हो तो प्लीज कैलकुलेट करके एक बार कमेंट में बताओ, जिसका सही आया मेरी तरफ से चॉकलेट खा लेना एक, है ना। तो G की वैल्यू निकालनी है या G की डायमेंशन निकालनी है अब हमें, किसकी, G। अगर मैं यहाँ से G निकालूं तो क्या मैं बोल सकता हूँ G इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, एफ जी लिख लो इसे, एफ जी आर अपॉन स्क्वायर अपॉन m1 m2 लिख सकता हूँ, हाँ जरूर लिख सकता हूँ। ये आर स्क्वायर उधर जाएगा तो G m1 m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ आर स्क्वायर, ठीक है। फिर ये हटाओ इसे यहाँ से नहीं, ऊपर लिखूंगा इसे, ये आर स्क्वायर इधर गया तो G m1 m2 हो गया हमारे पास एफ जी आर स्क्वायर। अब मुझे G की वैल्यू चाहिए तो m1 m2 भी यहाँ नीचे आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब यहाँ सबकी डायमेंशंस मैं लिखूंगा और मुझे आंसर मिल जाएगा। देखो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है MLT-2, ओके। आर की डायमेंशन L और क्या है इसका स्क्वायर अपॉन मास की डायमेंशन M, कितनी बार है, 2 बार, तो M इंटू M कर लो, या ये काट के हमारे पास M स्क्वायर हो जाएगा। अब G की डायमेंशन क्या बचेगी, ये M स्क्वायर से -1 हो जाएगा, ठीक है। ये L यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे है, 1 + 2 3 हो जाएगा। तो G की डायमेंशन क्या हो जाएगी M-1 L³ T-2। सो ये आप याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है,
वरना ये स्टेप्स फॉरवर्ड, ये स्टेप कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको सिर्फ बोर्ड के एग्जाम और स्कूल में नंबर लाने हैं तो आप फॉर्मूले से चल सकते हो, क्योंकि वो स्टेप मार्किंग होती है वहाँ। बट अगर आपको जेईई या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो आप याद कर लो, अच्छी बात रहेगी, है ना। अगर आपको याद होगा ये और सामने आ गया कि डायमेंशनल और डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डैश 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 डैश, 5 सेकंड के अंदर टिक, अगला क्वेश्चन। बहुत टाइम बचता है, बहुत टाइम, विश्वास मानो बहुत टाइम बचता है ना। सो ये जितनी भी मैं तुम्हें करवा रहा हूँ ना अभी कि इसकी फिजिकल क्वांटिटी निकालो, ये निकालो, वो निकालो, वो करो, दीज आर प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस, है ना। पहले ये क्वेश्चन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन पूछी गई है, PYQ है। मैं तुम्हें सिर्फ ऐसे समझा के करा रहा हूँ, तो ये मत सोचना कि हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। ये जो हम डायमेंशन निकाल रहे हैं यही क्वेश्चन है इस चैप्टर के, ठीक है। सो इसे तुम नोट करो, हम अगले अपना अगला कांस्टेंट लेके आते हैं। अब देखो अगला कांस्टेंट है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसे हम h से डिनोट करते हैं। अब ये होता क्या है नहीं पता तुम्हें, और अगर तुम जानने में इच्छुक हो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अभी वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। देखो जब क्लास 12th में आओगे, बिल्कुल लास्ट वाले चैप्टर्स होंगे, एक चैप्टर आएगा नाम का वेव ऑप्टिक्स, उसमें एक टॉपिक आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वहां पे एक चीज आएगी जिसे हम बोलेंगे फोटोन। अब उस फोटोन की एनर्जी अगर निकालनी है तो हम प्लैंक कांस्टेंट की यूज से निकाल सकते हैं, है ना। क्या होता है फॉर्मूला, E बराबर h न्यू, वेयर न्यू इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी, एंड h इज व्हाट, h इज अवर प्लैंक्स कांस्टेंट, PLANKS कांस्टेंट, और E हमारी एनर्जी होती है। अब फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन तो तुम्हें पता नहीं होगी, वो भी बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है, F, या इसे हम म्यू बोल सकते हैं, इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, है ना, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो क्या हो जाएगा ये T-1, है ना, कितना हो जाएगा T-1। तो अगर हमें h की डायमेंशन निकालनी है तो हमें E बाय न्यू करना पड़ेगा। E की डायमेंशन क्या होती है पता है आपको, एनर्जी की डायमेंशन। एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है वर्क डन की डायमेंशन से, और वर्क डन की डायमेंशन क्या होती है, सुबह बोल रहा अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ही बताया था, ml² T-2, यही डायमेंशन होती है हमारी एनर्जी की भी और वर्क डन की भी, अपॉन म्यू की डायमेंशन क्या होती है, T-1। ओके, अब ये T-1 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। h की डायमेंशन हमारे पास आ गई, नीचे लिख देता हूं, ml² T-1। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो देख लो, ये हो जाएगा ml² T-2। अब नीचे माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक और नेगेटिव साइन ऐड होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा प्लस का 1। देखो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का साइन आता है, पहले से ही वो -1 है, सो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा ये +1, सो -2 + 1 कितना होता है -1। सो ml² T-1 डायमेंशन आ गई हमारे किसकी, प्लैंक्स कांस्टेंट की, जिसे हम h से डिनोट करते हैं। आएगा क्लास 12th में, बिल्कुल लास्ट वाले चैप्टर में, तब तक तुम्हें ये याद भी नहीं होगा कि तुमने कुछ पढ़ा था, ये सच बता रहा हूँ। तो अभी तुम ये सारी चीजें अगर अपने दिमाग में ला रहे हो कि होता क्या है, क्या दिमाग खराब हो रहा है, पढ़ूं कैसे, ये करूं, कुछ नहीं भाई, तुम अपने आप का ना खुद दिमाग खराब कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम ऐसे पढ़ भी लो ना, फिर भी जब तक इनका काम आएगा ना तुम्हें बिल्कुल याद नहीं होगी, ठीक है। सो इसे फटाफट नोट करो, हम अगला कांस्टेंट के पे चलते हैं, ठीक है, अगला कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो अगली चीज है हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये आपके पास आएगा थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में एक फॉर्मूला आएगा E बराबर KT, वेयर K इज आवर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। भाई बहुत डार्क हो गया था तो अभी, और T क्या होता है हमारे पास, T होता है हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में डालते हैं हम, ऐसा है टेम्परेचर की क्या होती है केल्विन, और डायमेंशन टेम्परेचर की केल्विन ही होती है। तो अगर तुम्हें टेम्परेचर की डायमेंशन पूछ ले तो तुम K से डिनोट करते हो, और जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है उनकी डायमेंशन मैंने तुम्हें पिछले वाले लेक्चर में बता रखी, तो मैं तुम्हें सही बता रहा भाई, अगर तुमने नहीं पढ़ा हुआ ना तो 20-25 मिनट का है वो पढ़ लो, तुम्हारा ना बिल्कुल जो भी डाउट्स वगैरह आ रहे हैं ना वो सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, तुम्हारा माइंड बिल्कुल हो जाएगा शार्प साफ। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, ठीक है। अभी हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात करते हैं। K क्या हो जाएगा हमारे पास, K की वैल्यू क्या आ जाएगी, E/T। अब E की मैंने वैल्यू निकाल रखी थी, E की मैंने वैल्यू निकाल रखी थी, E की वैल्यू क्या थी, सॉरी E की वैल्यू बोल रहा डायमेंशन, ml² T-2 अपॉन T की डायमेंशन क्या होती है, T ही होगी, है ना, नहीं गलत जवाब, ये T टेम्परेचर है ना कि टाइम।
टेम्परेचर की डायमेंशन होती है केल्विन, जिसे बोलते हैं हम के। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन आ जाएगी हमारे पास ml² t-2 k-1, है ना। यहाँ पे k+1 था, ऊपर गया तो -1, ठीक है। सो ये है हमारे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की कहानी, इसे भी तुम कर सकते हो नोट। और हम आगे बढ़ते हैं, अपनी और डायमेंशंस लेके आते हैं, फटाफट नोट करो इसे। अगली कहानी है हमारी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। देखो आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, किसी ऐसे क्या बोलेंगे उसे, रैंप पे, जब अगर आपने पानी गिराया, सपोज आपने यहाँ पे एक बूंद है पानी की, ठीक है, पानी आपने गिराया, नीचे जाएगा, ऑब्वियसली बात है। यहाँ एक और बूंद है, बट ये किसकी है, फेविकॉल की, या आप हनी ले लो, या कोई भी गाढ़ा सब्सटेंस ले लो, उसकी है। कौन सा तेज जाएगा, कौन सा तेज जाएगा, कौन सा धीरे जाएगा, है ना, ये आपको पता है। हाँ ऑब्वियसली बात पता है। पानी क्या है, फटाफट फ्लो कर लेगा। फेविकॉल या हनी क्या है, वो गाढ़ा है तो धीरे धीरे फ्लो करेगा। ये चीज हमें बताता कौन है, सिर्फ ऐसे देख के बता देंगे कि ये गाढ़ा है तो ये धीरे जाएगा, और ये जो पतला पतला पानी एकदम बिल्कुल डाइल्यूटेड है तो ये जल्दी जल्दी जाएगा, ऐसा देख के बताते हैं लोग। कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी तो होगी जो इस चीज को डिटरमाइन करती है, वही फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें ये बताती है कि कौन सी चीज कितनी तेज फ्लो करेगी, कितनी धीरे फ्लो करेगी, ये सारी चीजें। गाढ़ापन बेसिकली तुम इसे लेमैन लैंग्वेज में समझ सकते हो, गाढ़ापन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फोर्स बराबर 6 पाई ईटा आर वी। क्या होता है, 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ पे ये सारी चीजें है क्या, 6 पाई तो कांस्टेंट है, F है हमारा क्या, फोर्स, F इज अवर फोर्स, ठीक है। R है हमारे डिस्टेंस की डायमेंशन, दैट इज L, और V क्या है हमारे पास, वेलोसिटी। क्या है हमारे पास, वेलोसिटी। सो अगर हमें नीटा निकालना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ, ठीक है। वैसे तो F अपॉन आर वी 6 पाई होगा, है ना, फोर्स अपॉन 6 पाई आर वी होगा, बट ये जो 6 पाई है कि हमारे डायमेंशन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा क्योंकि ये डायमेंशन लेस है, ठीक है। सो अगर हमें नीटा की डायमेंशन निकालनी है तो वो फोर्स अपॉन आर वी के डायमेंशन के बराबर होगा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2 इतनी होती है, अपॉन आर की डायमेंशन l, वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1, l से l कट गया, ठीक है, एक l कट गया, ये वाला l ऊपर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो ml-1, नीचे ये -1 है, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, t -2 + 1 कितना होता है, -1, तो ml-1 t-1 आ गई हमारे डायमेंशन किसकी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, है ना। याद है, मतलब सॉरी याद है क्या बोल रहा, ये सब चीजें स्टेप समझ में आए, अच्छी बात। नहीं समझ में आया, सिर्फ डायमेंशन याद कर लो, मेरी बात मानो, रट लो। एक फॉर्मूला शीट बनाओ और दीवार पे चिपका लो, जितनी बार उस दीवार के सामने से निकलो उतनी बार उसे पढ़ते हुए जाओ। याद हो गई तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, आगे के 2 साल तुम्हारे बहुत स्मूथली जाएंगे, ठीक है। सो इसे नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं भाई। अब कितना रुकेंगे अब तुम्हारे लिए, फटाफट नोट करो पॉज करके। अब देखो हमारे पास कुछ करंट रिलेटेड डायमेंशंस होती है जो हम करंट से निकालते हैं, है ना। हमें पता है करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, है ना। वैसे बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। इसकी डायमेंशन क्या होती है, चार्ज की डायमेंशन a, t की पावर t की डायमेंशन t, तो ये हो जाएगा at-1, और ऐसे हम निकाल देंगे करंट की डायमेंशन। गलत, बिल्कुल गलत। चार्ज हमारे पास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, करंट है। और डायमेंशनल फॉर्मूले में हम सिर्फ उन्हीं डायमेंशंस को लिखते हैं जो डायमेंशन हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कि उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की कितनी पावर रेज्ड है। सो यहाँ पे हमारा जो करंट है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, चार्ज नहीं। चार्ज इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है इसमें कि चार्ज फंडामेंटल है या करंट फंडामेंटल है। चार्ज फंडामेंटल नहीं है, चार्ज डिराइव्ड है, और करंट हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी डायमेंशन होती है हमारे पास a, ठीक है। चलो अब इसकी तो आ गई, चार्ज की कैसे निकालोगे। देखो चार्ज क्या होता है हमारे पास, करंट इनटू टाइम, तो I इंटू टी। करंट को हम I बोलते हैं और टाइम को हम T बोलते हैं, बट टाइम कम है इसलिए हम IT शॉर्टकट पर लिख रहे हैं ठीक है। चलो तो करंट की डायमेंशन A, टाइम की डायमेंशन T, AT। चार्ज का आ गया AT।
दूसरा हमारे पास आता है पोटेंशियल, पोटेंशियल या वोल्टेज भी हम इसे बोलते हैं। अब देखो पोटेंशियल की डेफिनेशन तो वैसे बहुत लंबी चौड़ी है, ठीक है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल की यहाँ पे दो टर्म्स आती है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी चीजें। बट सबका मोटा मोटा मतलब क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सिंपल। अब वर्क का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला हुआ था, क्या था, ml² t - 2 अपॉन चार्ज का हमारे पास है क्या, at। अब जब हमारे पास इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ml², ये t नीचे 1 का है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, -2 -1 कितना हो जाएगा, -3, और ये a ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a -1। सो ml² t - 3 a -1 आ गया हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। अब मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में तुमसे पूछा था लास्ट लेक्चर में, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में, ये मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था। अगर करा है तो कमेंट कर लो नीचे, और नहीं करा तो देखो। किसी भी चीज को अगर हम लेंथ से डिवाइड करते तो क्या होता है, वो उसका ग्रेडियंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, v/l करना पड़ेगा, हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा। पोटेंशियल को हम v से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल की डायमेंशन क्या है, ml² t - 3 a -1 अपॉन लेंथ की डायमेंशन l। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास आ गया ml1 t - 3 a -1। ओके नाइस, बढ़िया हो गया। चलो नोट करो फिर से, इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, थोड़ी और डायमेंशन देखेंगे करंट से रिलेटेड ही, ठीक है। फटाफट से नोट करो। देखो मेरे भाई बात सुनो, अगर तुमने लास्ट 3 मिनट ध्यान से सुना होगा या पढ़ा होगा तो तुम ये जेई का सवाल सॉल्व कर दोगे। इट इज इजीली अ जेई लेवल क्वेश्चन और नॉट एन इजी वन, ठीक है। ठीक ठाक डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो जेई में पूछा जा सकता है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा होगा, ठीक है। हमें पोटेंशियल की और करंट की डायमेंशन गिवन है, हमें डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी निकालनी है, ठीक है। अगर तुमने पिछले 3 मिनट कहीं भी गप्पे मारी या कुछ भी करा तो दोबारा जाके 3 मिनट पढ़ो। मैं चाहता हूँ तुम ये क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करो, चाहे सही करो गलत करो मुझे मतलब नहीं है, सही करा तो अच्छी बात है, लेकिन गलत करा है ना फिर भी करो ताकि तुम्हें अपनी गलती पता चले। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और ABCD में से आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, जितने बच्चे देखेंगे सबका चाहिए, ठीक है। सो हमें क्या दे रखा है, पोटेंशियल की डायमेंशन गिवन है, करंट की डायमेंशन गिवन है, हमें पूछा है R एंड रो, रेजिस्टिविटी होती है रो। तुम अगर जेई बोल रहा ICSE वाले बच्चे हो तो तुम्हें रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी दोनों के बारे में पता होगा, CBSE वालों को भी पता होगा, दोनों को पता होगा, ये तो बेसिक चीज है ना। हमें पहले निकालना है रेजिस्टेंस एंड देन रेजिस्टिविटी, ठीक है। रिस्पेक्टिव मतलब पहले रेजिस्टेंस की आएगी फिर रेजिस्टिविटी की आएगी, है ना। इतनी इंग्लिश तो आती होगी शायद तुम्हें। सो अगर हम निकालें रेजिस्टेंस के लिए तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्या, हमें पता है V और I, हमें दो चीजें पता है, हमें तीसरी चीज निकालनी है। अभी रेजिस्टिविटी छोड़ो, दो चीजें पता है, तीसरी चीज निकालनी है। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें V, I और R आता है? हाँ है। कौन सा है? ओम्स लॉ है। ओहो, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V बराबर IR। यहाँ से हम R बराबर V/I बोल सकते हैं, ऑब्वियसली बोल सकते हैं। V का हमारे पास डायमेंशन गिवन है ml² t - 3 a -1, ml² t - 3 a -1 अपॉन I। करंट का डायमेंशन क्या होता है, A। तो ये कितना आ जाएगा, ml² t - 3 a -2, ml² t - 3 a -2, ml² t - 3 a -2। दो जगह आ गया भाई, ये तो दो जगह आ गया, नहीं तीन ml² t - 3 a -2। ऑप्शन बी ही सही होगा, रेजिस्टिविटी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, बट हम निकालेंगे। क्या पता यहाँ पे भी L² हो जाता, यहाँ पे भी हम L² ले लेते हैं भाई, L² ले लेते हैं हैं? तब कैसे करते, तब तुम्हें रेजिस्टिविटी निकालनी पड़ती। अब रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला होता है R बराबर रो L/A, है ना। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R बराबर रो L/A। हमें R की डायमेंशन पता है, लेंथ की डायमेंशन पता है, एरिया की डायमेंशन पता होती है, तो हम रेजिस्टिविटी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं। रेजिस्टेंस की डायमेंशन हमारे पास क्या है, ml² t - 3 a -2 बराबर रो की डायमेंशन इनटू L की डायमेंशन, L ही होती है। और एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर में लेते हैं ना हम एरिया, तो L का स्क्वायर L², L से L कट गया, रो की डायमेंशन आ गई
एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 2, ये एल इधर मल्टीप्लाई हो गया तो एल की पावर 3 हो गई, तो एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 2, दिस इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। और जिसका बी ऑप्शन आया है मेरी तरफ से एक चॉकलेट खा लो, बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम। सो ये हमारे पास कुछ है करंट रिलेटेड डायमेंशन, तुम्हें मैंने एक अच्छा खासा न्यूमेरिकल भी करा दिया है, क्वेश्चन भी करा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अपनी सर्कुलर मोशन से रिलेटेड डायमेंशंस कुछ होती है जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, वो सब चीज़ें भी बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन से रिलेटेड डायमेंशंस के बारे में। ठीक है, सबको पता है बीच में सन है, उसके चारों तरफ अर्थ है ना। ऐसा एक और तुम एग्जाम्पल भी ले सकते हो, क्या बीच में तुम्हारी क्रश है और चारों तरफ तुम गोल गोल उसके चक्कर मार रहे हो, है ना। यहाँ क्या हो रहा है, अभी सपोज सन यहाँ पे है, सॉरी अर्थ यहाँ पे है, सन तो अपनी जगह पे ही रहेगा। थोड़ी देर बाद हमारी अर्थ यहाँ पे आ गई, अर्थ यहाँ पे आ गई। सो यहाँ क्या हो रहा है, कुछ एंगल में मूवमेंट हो रही है, इसे बोलते हैं हम थीटा। कितने एंगल मूव हो गए, जैसे अभी अर्थ मेरे सामने है, ठीक है, इस साइड है, इस साइड, और अब वो कैमरे के सामने आ गई, तो ऐसे यहाँ से यहाँ मेरा हाथ कितना मूव करा, देखो ये मेरे दोनों हाथ सीधे हैं, ठीक है, भी पैरेलल है, ये कितना मूव करा, हाथों के बीच का जितना एंगल होता है इसे हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे सर्कुलर मोशन में होता है ना, सामने कोई चीज़ है, यहाँ से मेरा रेफरेंस एंगल है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये घूम रही है, यहाँ घूमी, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये जो बीच में जो एंगल बन रहा है मेरे हाथों में, ये फिर ऐसे आई, कितना एंगल, ये जो दो मेरे हाथों के बीच में बन रहा है, फिर ऐसे हो गई, कितना, जितना मेरे हाथ के बीच में एंगल बन रहा है। तो टाइम के साथ हमारे पास एंगल चेंज कर रहा है ना, टाइम के साथ एंगल चेंज कर रहा है, ठीक है। तो जितने आगे हम जाते हैं, जितना एंगल हम मूव करते हैं, वो होता है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और कितना चेंज करता है पर यूनिट टाइम, कितना चेंज कर रहा है, कितनी तेज चेंज कर रहा है, उसे हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, है ना। सो पहले हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की बात कर लेते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा। हमें थीटा के बारे में कहीं पढ़ा हुआ है, शायद मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन में बताया था, याद करो। थीटा क्या होता है, ये एंगल क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ भी हम मीटर में मेजर करते हैं ना, लेंथ में मेजर करते हैं, और रेडियस भी लेंथ में, तो L by L बराबर 1। दिस इज डायमेंशनलेस, IONLES। और अभी भी तो मैंने तुम्हें डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी में थीटा लिखवाया था, एंगल, ये भी तो एंगल ही है। तुम ध्यान नहीं देते यार, अगर तुम ध्यान दे रहे होते ना तो तुम्हें अभी पता होता कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, चलो ये तो अभी। अब आती है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, थीटा कितना चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, थीटा की डायमेंशन क्या है 1 अपॉन टाइम की डायमेंशन t, तो ये क्या आ जाएगा t माइनस 1। ऐसे ही आप एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन की मुझे निकाल के बताना, वो आएगी t माइनस 2। एक बार आप वेरीफाई कर लेना, ठीक है, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, t माइनस 1 अपॉन टी, ये कितना आ जाएगा t माइनस 2। हाँ बिल्कुल सही है। सो ऐसे करके आप सर्कुलर मोशन की भी डायमेंशंस निकाल सकते हो, और जितनी भी डायमेंशन तुम्हें पता होनी चाहिए थी भाई, मैंने फाइनली तुम्हारी डायमेंशंस खत्म करा दी। अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, उसे पढ़ लो प्लीज, 2 मिनट का है, उसके बाद हम खत्म करेंगे अगला टॉपिक कल। इसे नोट करो, चलो नोट करो फटाफट। तुम तो पढ़ते पढ़ते बेटा थके होंगे, अपने रूम में मस्त बैठ के एसी में तो पढ़ रहे हो, तो अच्छी बात है, एसी पंखा कूलर कुछ तो होगा, मस्त बैठ के पढ़ रहे होंगे ना। मैं बेचारा रात को 2 बजे गर्मी में, वैसे ऋषिकेश में यहाँ गर्मी कम हो रही है, बट स्टिल पाँव में दर्द हो गया खड़े खड़े तब से। चलो इसे फटाफट नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर क्लासिफाइड एज। डायमेंशन के बेसिस में हमने कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को 2 तरीके में बांट रखा है। कांस्टेंट के 2 तरीके क्या है, डायमेंशनलेस या डायमेंशनल, वेरिएबल का भी डायमेंशनलेस या डायमेंशनल। अब डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होता है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट वो कांस्टेंट्स होते हैं जिनमें डायमेंशन नहीं होती, सिंपल सी बात है ना। ये वैसे ही हो गया स्केलर वेक्टर की तरह, डायमेंशनलेस में डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनल में क्या है, डायमेंशन है। स्केलर में क्या है, डायरेक्शन नहीं है, वेक्टर में क्या है, डायरेक्शन है। तो डायमेंशनल कांस्टेंट यानी कि 1 2 3 पाई 4 पाई 1 अपॉन 4 पाई, ऐसे ऐसे करके कोई भी तुम नंबर ले लो, ये सब क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, बट इनके पास क्या नहीं है, इनके पास डायमेंशन नहीं है बेटा।
और डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब जैसे हमें अभी निकाला था g निकाला था हमने, प्लैंक्स कांस्टेंट h निकाला था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकाला था, है ना। ये सारे क्या है, इनकी कुछ ना कुछ डायमेंशन आई थी ना, तो ये होते हैं हमारे पास डायमेंशनल कांस्टेंट। जैसे g होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 और h होता है हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। अब इन दोनों की डायमेंशन मुझे जरा कोई बता सकता है, किसी को याद हो? अभी करी थी हमने 2 मिनट पहले, अभी करी थी अभी। इसकी आई थी m-1 L3t-2, यही आई थी। जरा एक बार कॉपी के पेज पलटो और मुझे फटाफट बताओ m-1 L3t-2 हमारे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आई थी या नहीं आई थी, है ना। और प्लैंक कांस्टेंट की आई थी हमारे पास ml2t-1। सो प्लैंक कांस्टेंट की आई थी हमारे पास ml2t-1। इसे वेरीफाई करो अभी फटाफट कि तुमने यही निकाली थी या कुछ और निकाली थी, ठीक है। अब हम आते हैं वेरिएबल पे। वेरिएबल मतलब जिसकी जो वैल्यू है वो चेंज कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। हमारे पास वेरिएबल भी डायमेंशनलेस हो सकते हैं और डायमेंशनल भी हो सकते हैं। डायमेंशनल वेरिएबल मतलब थीटा, ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगल चला है यहाँ से यहाँ, कितना चला है, ये वेरिएबल तो है। अभी सपोज इतना चला है, थोड़ी देर बाद इतना चल गया, थोड़ी देर बाद इतना फिर खुल गया, है ना। क्या हो रहा है, ये एंगल टाइम के साथ चेंज कर रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है। सो इट्स वेरिएबल। और व्हाट इज दिस, डायमेंशनलेस। वेरिएबल भी है, डायमेंशनलेस भी है। वैसे ही आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे tan थीटा ले लो, ये भी हमारे पास डायमेंशनलेस वेरिएबल है। इसमें थीटा आप डालते रहोगे, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू चेंज होती रहेगी, है ना। बट है तो क्या, डायमेंशनलेस, ठीक है। अब डायमेंशनल में क्या, फोर्स, वर्क और क्या, और कुछ लेना है, प्रेशर, करंट, कुछ भी ले लो। किसी पे फोर्स कितना लगा रहे हो आप, वेरी हो कर सकता है। मैंने इतना लगाया अभी, तेज लगा दिया, वेरी कर रहा है फोर्स। वर्क वो भी वेरी कर सकता है। अभी इसमें ये चल रहा है, अभी इसमें कम वर्क हुआ, मैंने ज्यादा फोर्स लगाया, ज्यादा वर्क हो गया, है ना। यहाँ से यहाँ लगे, ज्यादा वर्क हो गया। प्रेशर भी, अभी मैं कम प्रेशर लगा रहा हूँ, फोर्स ज्यादा लगा, प्रेशर ज्यादा हो गया, है ना। तो ये सारी हमारे क्या है, वेरिएबल टर्म्स है। और ऊपर से इनके पास क्या है, डायमेंशन भी है, ठीक है। सो ये बात ध्यान रखना, कौन सा हमारे पास डायमेंशनलेस डायमेंशनल भी होते हैं, वेरिएबल भी डायमेंशनलेस डायमेंशनल भी होते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है और मुझसे पढ़ना है तो यू कैन वॉच माई अदर वीडियो, प्रीवियस लेक्चर देख लो भाई, काम ही आएगा तुम्हारे, ठीक है। और इसके नोट्स फटाफट बना के रखना, ठीक है। अपने खुद के नोट्स बनाना, नहीं तो मेरे नोट्स मैं तुम्हें नीचे PDF लिंक दे दूंगा या टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ तुम मुझसे सवाल भी पूछ सकते हो और क्या और तुम्हें वहाँ नोट्स भी मिल जाएंगे। चलो ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम जो तुम देने वाले हो। और ये बात ध्यान रखना, ये जो 11th-12th के एग्जाम होते हैं ना, ये एक दिन की लड़ाई नहीं होती, लॉन्ग मैराथन, डेली हर स्टेप काउंट करता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।